नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं मेरे यूट्यूब चैनल KRCC बाय राकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वलय सिद्धांत से रिलेटेड अगले लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। वलय के अभिलक्षण को एक बार पुनः देखते हुए इसके प्रश्न व थ्योरम्स की ओर बढ़ते हैं। तो लेते हैं वलय का अभिलक्षण, उसके बाद में इसकी थ्योरम्स लेंगे और जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और क्वेश्चन है वो साथ में इस टॉपिक के फिनिश करेंगे। देखते हैं वलय का अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग क्या होता है। ये बताया था आपको, एक बार पुनः रिवीजन करवा देते हैं। ध्यान देना है आपको विशेष रूप से, आर प्लस डॉट एक वलय है। आर प्लस डॉट क्या है? एक वलय है। वलय किसे कहते हैं? आर प्लस क्रम विनिमय ग्रुप, आर डॉट सामी समूह है और दो बंटनता। टोटल 9 चीजें होती है एक वलय में। एवं n एक ऐसा धन पूर्णांक है, न्यूनतम धन पूर्णांक है। n क्या है? न्यूनतम धन पूर्णांक है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इस प्रकार है कि na बराबर 0 हो जाए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r के लिए, तब r का अभिलक्षण क्या होगा? परिमित होगा। यह r परिमित अभिलक्षण का वलय कहलाता है। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग r इज इक्वल टू फाइनाइट। ठीक है। और यदि ऐसा n विद्यमान नहीं है तब r शून्य अभिलक्षण का वलय कहलाता है। तो शून्य होगा इसका अभिलक्षण, यानी ऐसा n विद्यमान नहीं है तो उसका अभिलक्षण क्या होगा? शून्य। अब इसका एग्जांपल दे रखा है Z4 + 4 डॉट 4 का अभिलक्षण 4 है, क्योंकि nx बराबर 0 आता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Z4। अब Z4 में कितने एलिमेंट होते हैं? 4 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2 और 3। इन सभी को n बराबर 4, अभिलक्षण 4 कह रहे हैं ना, तो 4 से गुणा करते हैं। देखो 4 से गुणा करते हैं, मॉड्यूलो 4 मल्टीप्लिकेशन कहता है। 4 × 0 0 आ गया, और 4 एकम 4, 4 का भाग दे दिए शेषफल 0, और 4 दूये 8 है और 4 का भाग दे दिए शेषफल 0, 4 3 12, 4 का भाग दे दिए शेषफल 0। तो यहाँ से डेफिनेशन से प्रतीत हो रहा है या प्रकट हो रहा है कि n बराबर 4 है, यानी अभिलक्षण इसका कितना है? 4 होगा। अगला एग्जाम्पल ले रखा है z प्लस डॉट का अभिलक्षण 0 है, क्योंकि ऐसा धन पूर्णांक n विद्यमान है, न्यूनतम धन पूर्णांक n विद्यमान है कि किसी भी पूर्णांक संख्या को n से गुणा करने पर 0 आ जाए। अब आप कहते हैं किसी भी पूर्णांक 0 होता है, तो 0 एकमात्र, उसके अलावा सभी पूर्णांकों को क्या एक ऐसे धन पूर्णांक है, न्यूनतम धन पूर्णांक है जिससे गुणा करने पर 0 आ जाए। नहीं आएगा। फॉर ऑल लिखा हुआ है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। तो ऐसा n विद्यमान नहीं है, तो इनका अभिलक्षण क्या हो गया? शून्य हो गया। इसी प्रकार q प्लस डॉट, r प्लस डॉट, c प्लस डॉट का अभिलक्षण भी क्या होगा? शून्य होगा। तो ये हो गई वलय के अभिलक्षण की परिभाषा। अब पूर्णांक के प्रांत और क्षेत्र के अभिलक्षण की परिभाषा यहाँ पे अलग से दी हुई है। वैसे पूर्णांक के प्रांत और क्षेत्र वलय होते हैं, तो इनमें वलय के अभिलक्षण की परिभाषा भी लगेगी, लेकिन इनकी अलग से दी हुई है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो वो क्या डेफिनेशन है? किसी पूर्णांक के प्रांत या क्षेत्र का अभिलक्षण वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n है जिसके लिए n × e बराबर 0 हो जाए। तो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n × e क्या है? तत्समक, जहाँ e क्या है? गुणन का तत्समक है, द्वितीय संक्रिया के सापेक्ष तत्समक है। तो इसको समझने के लिए एग्जाम्पल दिया है Z7 + 7 डॉट 7 का अभिलक्षण 7 है, क्योंकि हमने पढ़ा है ZP + P डॉट P क्षेत्र भी होता है और पूर्णांक के प्रांत भी होता है, क्योंकि P अभाज्य है, 7 अभाज्य है ना, इसलिए क्षेत्र और पूर्णांक के प्रांत भी है। तो यहाँ पे यह डेफिनेशन लगा सकते हैं। अब इसका अभिलक्षण 7 है, क्योंकि 7 को 1 से गुणा किया, मॉड्यूलो 7 मल्टीप्लिकेशन के तहत। तो 7 एकम 7, फिर 7 का भाग दे दिया, शेषफल 0 आ गया। तो इसका अभिलक्षण कितना हो गया? 7 है। तो हम कह सकते हैं ZP + P डॉट P का अभिलक्षण कितना होगा? P। ठीक है। ZP + P डॉट P का अभिलक्षण कितना होगा? P, क्योंकि P अभाज्य है तो वो क्षेत्र और पूर्णांक के प्रांत होंगे, और ये j यहाँ पे लिखा होगा ना, वो ये इसका अभिलक्षण होगा। तो Q प्लस डॉट, R प्लस डॉट, C प्लस डॉट का अभिलक्षण 0 होगा, क्योंकि ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n नहीं है कि जिसको गुणन तत्समक से गुणा किया जाए कि 0 आ जाए। तो इनका अभिलक्षण क्या होगा? 0 होगा। तो ये अभिलक्षण को एक बार पुनः रिवाइज कर लिया। अब इसकी थ्योरम की तरफ चलते हैं। तो थ्योरम 1.7 या प्रमेय 1.7 क्या कहती है? सिद्ध कीजिए किसी पूर्णांकीय प्रांत एवं क्षेत्र का अभिलक्षण या तो 0 होता है या अभाज्य संख्या परिमित में।
तो किसी पूर्णांक के प्रांतीय क्षेत्र का विलक्षण या तो शून्य होगा या अभाज्य संख्या। तो हमें पता है, हमने पीछे पढ़ा है कि ZP प्लस पी डॉट पी, ZP प्लस पी डॉट पी पूर्णांक के प्रांतीय क्षेत्र है यदि DP अभाज्य है। और पीछे अभी एग्जाम्पल लिया Z7 प्लस 7 डॉट 7 का विलक्षण 7 है, तो यहाँ पे 7 अभाज्य नहीं है क्या? तो इसी प्रकार ये ZP प्लस पी डॉट पी पूर्णांक के प्रांतीय क्षेत्र होता है, तो उसका विलक्षण क्या होगा? P, और P क्या होगा वहाँ पे? अभाज्य संख्या। तो विलक्षण परिमित हो गया ना यहाँ पे। और हमें पता है Q प्लस डॉट R प्लस डॉट और C प्लस डॉट ये पूर्णांक के प्रांत और क्षेत्र भी है, इनका विलक्षण शून्य होता है। तो स्टेटमेंट इज राइट। अब इसको प्रूफ करते हैं। माना D प्लस डॉट एक पूर्णांक के प्रांतीय क्षेत्र है, ठीक है। अब क्या स्पष्ट में हम सिद्ध करेंगे D का विलक्षण अभाज्य संख्या है। तो जहाँ पे भी अभाज्य प्रूफ करना है अलजेब्रा में या समूह सिद्धांत में, ठीक है, या रिंग थ्योरी में, जहाँ पे भी अपने को अभाज्य प्रूफ करना है किसी संख्या को, तो हम उसको कॉन्ट्राडिकेशन मेथड से हल करेंगे। कौन सी विधि? कॉन्ट्राडिकेशन मेथड या विरोधाभास विधि। तो इसमें हम उल्टा मान के चलेंगे। माना यदि संभव है तो P अभाज्य नहीं है, P अभाज्य नहीं है, तब P क्या होगा? भाज्य या संयुक्त संख्या होगी। और संयुक्त संख्या को दो अभाज्य संख्या में तोड़ा जा सकता है। जैसे 6 है, उदाहरण के लिए बता रखा है, 6 एक संयुक्त संख्या है, इसको 2 गुणा 3 लिखा जा सकता है। अब 6 को 2 गुणा 3 लिखा हमने, तो ध्यान से देखना 2 और 3 दोनों 1 से बड़े होंगे, क्योंकि एक न तो भाज्य होती है न अभाज्य। पहले अभाज्य, ये भाज्य संख्या 4 से शुरू होती है, 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो 6 को यहाँ पे हमने 2 गुणा 3 लिखा है, तो इसके टुकड़े, ये P1 हुआ, ये P2 हुआ, P बराबर P1 P2। अब P1 क्या है? 1 से बड़ा और P से छोटा, यानी 2 है वो क्या है? 1 से बड़ा और 6 से छोटा, या ना ऐसे 3 है वो 1 से बड़ा और 6 से छोटा हो गया। तो यहाँ पे तो अब देखो, ये P को हमने तोड़ लिया, P1 इंटू P2 में लिख लिया। तो P को P1 इंटू P2 में लिख लिया। अब D का विलक्षण तो P है, और अभिलक्षण की परिभाषा अनुसार उससे n न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक या न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक का मान तो P है। तो P यानी n को E से गुणा करने पर 0 आ जाना चाहिए, विलक्षण की परिभाषा है। अब P की जगह P1 इंटू P2 रख दिया, ये E है ही। तो P1 इंटू P2, इसको E तत्समक 1 है मान लीजिए, तो 1 इंटू 1 कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो P1 E P2 E कर लिया। अब ये A मान लीजिए, ये क्या मान लीजिए, एक बार सपोज कीजिए आप, A है, ये क्या है? B है। तो दो संख्याओं का गुणा 0 कब होगा? जब एक 0 होगी, क्योंकि ये पूर्णांक के प्रांत है और क्षेत्र पूर्णांक के प्रांत होता ही है। तो क्षेत्र और पूर्णांक के प्रांत दोनों पूर्णांक के प्रांत हो गए ना, तो P1 ही 0 होगा या P2 ही 0 होगा। तो D शून्य के भाजक रहित है ना, पूर्णांक के प्रांत होने के कारण। तो शून्य के भाजक रहित में क्या है? दो संख्याओं गुणा 0 कब होता है? जब एक 0 होती है। तो इसका मतलब है ये 0 है या ये 0 है। अब इस 0 से तो ये P1 इंटू ई n इंटू ई हो गई, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक P1 हो गई, यहाँ पे न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक P2 हो गई। तो D का विलक्षण P1 या P2 होना चाहिए, परंतु प्रश्न में तो दिया गया हमने D का विलक्षण P माना है। अतः गड़बड़ कहाँ पे हुई? P को संयुक्त मानना या अभाज्य मानना गलत है। तो P क्या होगा? अभाज्य होगा। P क्या होगा? अभाज्य होगा। तो ये यहाँ पे के स्पष्ट अपना सिद्ध हो जाता है, P अभाज्य होगा, अर्थात पूर्व मान्यता अपनी गलत है, P को भाज्य मानना गलत है या अभाज्य न मानना गलत है। अब के सेकंड लेते हैं। यदि ऐसा धन पूर्णांक P विद्यमान ही नहीं है, तब D का विलक्षण 0 होगा। इस स्थिति में प्रमेय स्वयं सिद्ध है। तो इसमें कुछ सिद्ध अपने को करना है नहीं, इस कंडीशन में प्रमेय सेल्फ प्रूव्ड हो जाएगी। अब एग्जांपल दे रखा, देखो ZP प्लस P डॉट P ID या क्षेत्र पूर्णांक के प्रांतीय क्षेत्र है, तो उसका विलक्षण क्या होगा? P बराबर अभाज्य। अभाज्य क्या होता है? परिमित होता है। अभाज्य क्या होता है? परिमित होता है, क्योंकि P को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और P का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, तो विलक्षण P। अब ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 26 है ना, वो इस प्रमेय पर आधारित ही है। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमने यहीं पे लिख दिया है। सिद्ध कीजिए प्रत्येक परिमित पूर्णांक के प्रांत का विलक्षण परिमित होता है। तो परिमित पूर्णांक के प्रांत का विलक्षण परिमित होता है, तो उपयुक्त प्रमेय के अनुसार प्रूव कर सकते हैं। तो पूर्णांक के प्रांत क्या होगा? परिमित ही होंगे। ZP प्लस P डॉट P पूर्णांक के प्रांत कब होता है? जब P अभाज्य है। तो जो भी P आप अभाज्य लेंगे तो वो वहां पे फाइनाइट बन जाएगा। तो उसका विलक्षण क्या होगा? P होगा, और P क्या है? परिमित है। तो इसको आपको ये यानी ये P अभिलक्षण मान के चल सकते हैं। और हम जानते हैं अभाज्य वाला प्रूफ, यानी ये का ये प्रूफ हो सकता है, क्योंकि P अभाज्य होगा तो वो परिमित तो होगा।
तो सिद्ध कीजिए, यानी ये उपर्युक्त प्रमेय के अनुसार ही प्रूफ हो जाएगा। इसका सिद्ध कीजिए प्रत्येक परिमित पूर्णांक के प्रांत का विलक्षण क्या होता है, परिमित होता है। उपर्युक्त प्रमेय के अनुसार इसको प्रूफ करना है। एग्जाम्पल नंबर 9 ले लेते हैं हम, जो कि विलक्षण पर आधारित है, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन एवं एग्जाम्पल एक साथ में ही हल कर देते हैं ताकि विद्यार्थियों को कोई समस्या न रहे समझने में। और ये कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो यदि r प्लस डॉट एक वलय है और ऐसा वलय कि a स्क्वायर बराबर a, तो a स्क्वायर बराबर a होता है, तो कौन सा वलय होता है, बूलीय वलय। कौन सा वलय होता है, बूलीय वलय। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r दे रखा है। तब अपने को सिद्ध करना है a प्लस a बराबर 0, और a प्लस b बराबर 0 कब होगा, जब a बराबर b। और r इज ए कम्यूटेटिव रिंग, यानी क्रम विनिमय वलय, ये सिद्ध अपने को करना है। तो दिया गया क्या है, अपने को दिया गया है a स्क्वायर बराबर a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r के लिए, ये अपने को दिया गया है। तो अब अपने को पहला प्रूफ करना है a प्लस a बराबर 0, दूसरा a प्लस b बराबर 0 है तो a बराबर b, और तीसरा r कम्यूटेटिव रिंग, क्रम विनिमय वलय, ये सिद्ध करना है। तो पहले में चलते हैं हम a r में, मान लिया, माना a r में है, तो a r में तो a प्लस a भी r में होगा। a प्लस a क्या हो गया, समवर्तता हो गई ना, तो a प्लस बी, a प्लस सी, या जो भी है a प्लस a, वो क्या होगा, r में होगा। अब r तो क्या है, बूलीय वलय, तो a स्क्वायर बराबर a है ना, तो इसको आप a मान लीजिए a, तो इसका स्क्वायर बराबर इसी के होगा a स्क्वायर बराबर a, तो a प्लस a का होल स्क्वायर बराबर a प्लस a होगा। इसको कैसे लिखा जा सकता है, a प्लस a इंटू a प्लस a बराबर a प्लस a। अब इसको गुणा कर लेते हैं, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, बीच में प्लस प्लस के चिन्ह आ जाएंगे। इधर a बराबर में a प्लस a पड़ा है। अब चूंकि ये बूलिय वलय है, a स्क्वायर बराबर a, तो a स्क्वायर जहाँ जहाँ पे वहाँ पे a लिख लिया हमने। क्या लिख लिया, a लिख लिया, इधर a प्लस a है ही, ठीक है। अब ये a प्लस a और ये a प्लस a कोष्टक में लिख दिया, और इधर a प्लस a प्लस 0, a प्लस a प्लस 0 लिख दिया। अब क्या होगा बताइए, निरसन नियम अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे निरसन नियम लगा देते हैं, तो a प्लस a क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से हट जाएगा, लेफ्ट कैंसिलेशन ला लगा दिया, तो a प्लस a बराबर हो गया 0। तो पहले का प्रूफ हो गया, a प्लस a बराबर 0 आ गया। अब b क्या है, a प्लस b बराबर 0 है, तो a बराबर b, ये सिद्ध करना है b में। तो माना a r में है और b भी r में है, इस प्रकार है कि a प्लस b बराबर 0 है। तब हम सिद्ध करेंगे, क्या करेंगे, a बराबर b प्रूफ करेंगे। अब अभी ऊपर वाले में क्या किया हमने, a प्लस a बराबर 0, तो इस 0 की जगह a प्लस a लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, a प्लस a लिखा जा सकता है। अब इसमें भी लेफ्ट कैंसिलेशन ला लगा दिया, तो b बराबर a आ गया, या a बराबर b कह दीजिए। तो लेफ्ट कैंसिलेशन ला या वाम निरसन नियम अप्लाई कर दिया हमने। अब सी में क्या प्रूफ करना है, आर क्रम विनिमय वलय, अर्थात ए बी बराबर बी ए लाना है, ठीक है। योग के लिए तो आर क्रम विनिमय वलय होती है, योग के लिए तो क्रम विनिमयता उसमें इनबिल्ट है, गुणन के लिए अपने को सिद्ध करनी है। तो ए बी आर में है, सच दैट ए प्लस बी आर में है। अब जो भी आर में है तो ए स्क्वायर बराबर ए होता है आर में, तो क्योंकि वर्ग सम अवयव इसमें विद्यमान है वलय में, तो ये ए मान लीजिए, तो इसका स्क्वायर बराबर इसी के आ गया, तो ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी हो गया। इसको कैसे लिखा जा सकता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी। अब इनको गुणा कर लिया, ए बी और बी ए, जिस क्रम में आ रहा है वैसे ही लिखेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे अभी, क्योंकि क्रम विनिमय सिद्ध करना है, अभी हुआ नहीं है या पहले से दिया हुआ नहीं है, तो हम क्रम को चेंज कर नहीं सकते। तो बी ए पहले लिखेंगे, फिर बी इंटू बी, बी स्क्वायर आ जाएगा, और ये ए प्लस बी, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो गया, और ये ए बी इसके साथ ले लिया, बी ए यहाँ पे ले लिया, और ये ए प्लस बी। अब ए बी प्लस बी ए को तो साथ में ले लिया हमने, और ये ए स्क्वायर की जगह ए लिख लिया, क्योंकि ये वर्ग सम अवयव है, इस ए स्क्वायर की जगह ए लिख लिया, और ए बी और प्लस बी ए और बी स्क्वायर की जगह बी लिख लिया, और यहाँ पे ए प्लस बी और बीच में 0 डाल दिया भाई, ताकि निरसन नियम से इधर से ए उड़ा देंगे अपने, और इधर से बी से बी उड़ा देंगे या हटा देंगे, कहने का तात्पर्य ये है। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन ला, दोनों ही कैंसिलेशन ला लगे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से ए भी हटा देंगे और इधर से बी भी हटा देंगे, तो ए प्लस बी बराबर 0। अब पीछे हमने प्रूफ किया है, ये ए प्लस बी बराबर 0 है अपने पास है, तो ए प्लस बी बराबर 0, तो ए
बी बराबर बी ए, क्योंकि पीछे वाला बी हमने प्रूफ किया ए प्लस बी बराबर 0, तो ए बराबर बी है, ये ए मान लीजिए और ये बी मान लीजिए। ए प्लस बी बराबर 0 है तो ये ए बराबर बी हो गया ना, इस बी का यूज़ कर दिया हमने, तो आर इज कम्यूटेटिव रिंग आ गई, तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया तीसरा भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में देना है। अब ये इसी पर आधारित क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 है। सिद्ध कीजिए बूलियन वलय का अभिलक्षण कितना होता है? 2 होता है। ये अपने को प्रूफ करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि r प्लस डॉट एक बूलियन वलय है, और बूलियन वलय में क्या होता है? ए स्क्वायर बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू r के लिए, अर्थात इसका प्रत्येक अवयव वर्ग सम होता है, खुद के वर्ग के बराबर होता है। अब चूंकि हम जानते हैं बूलियन वलय का एकमात्र एग्जाम्पल है, वन एग्जाम्पल क्या है? 0 1 और +2 और डॉट 2 है। ये एकमात्र उदाहरण है बूलियन वलय का, जिसका अभिलक्षण क्या है? जिसका अभिलक्षण 2 ही होगा। कैसे होगा देखना। तो इसके सारे अवयव को वलय के अभिलक्षण के अनुसार डेफिनेशन ले लेते हैं हम। तो n न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक 2 हो गया, 2 को इसके सारे एलिमेंट से गुणा करो। सारे एलिमेंट में पहले 0 आता है, मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन 2 के तहत 2 इंटू 0 0 आ जाएगा। वैसे भी 2 इंटू 1 2 हो गया, इसमें 2 का भाग दे लेते हैं, शेष क्या बच गया? 0, क्योंकि वलय के अभिलक्षण की डेफिनेशन लगा दी हमने। nx बराबर 0 का n न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक वलय का अभिलक्षण कहलाता है। तो nx बराबर 0 हो जाना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। या पूर्णांक के प्रांतीय क्षेत्र के अभिलक्षण की भी डेफिनेशन n e बराबर 0, ठीक है ना। तो ये तत्समक है 2 इंटू 1 से, तो यहाँ पे अभिलक्षण बूलियन वलय का अभिलक्षण क्या हो गया? 2। तो ये 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आसानी से हो जाता है। अब प्रश्न नंबर 28 लेते हैं। सिद्ध कीजिए प्रत्येक 2 अभिलक्षण वाली क्रम विनिमय वलय में a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए प्रत्येक 2 अभिलक्षण वाली क्रम विनिमय वलय में a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो प्रमाण में लिख दिया, माना r प्लस डॉट एक क्रम विनिमय वलय है जिसका अभिलक्षण कितना है? 2 है, अर्थात nx इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। n का न्यूनतम मान कितना दे रखा है? 2। 2 इंटू एक्स बराबर 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड ले ली इसकी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखा जा सकता है? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब a इंटू ए और ये a इंटू बी और ये b इंटू ए और ये b इंटू बी, तो ये a स्क्वायर हो गया, ये ab और ये ba और ये b स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब ये ab और ba को भी ab लिख लिया। ba को भी ab क्यों लिख लिया? क्योंकि ये क्रम विनिमय वलय अपने को दे रखी है, क्रम विनिमय वलय। तो ba इक्वल टू ab या ab इक्वल टू ba लिख दिया। तो ab प्लस ab क्या हो गया? 2ab हो गया, ये b स्क्वायर और ये a स्क्वायर पड़ा है अपने पास। ठीक है, अब 2ab को क्या लिख सकते हैं? 2a इंटू बी लिख सकते हैं। अब चूंकि इसका अभिलक्षण क्या है? 2 है, फॉर ऑल x जो भी है r में से लिए गए। अब r में से a लिया हुआ है, तो 2a बराबर क्या होगा? 0। 2a बराबर क्या होगा? 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये राइट हैंड साइड हो गई। तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन नंबर 28 अपना अभिलक्षण पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पे इस यूनिट से रिलेटेड थ्योरी पूरी हो चुकी है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 के लिए हल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 को लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय r बराबर दे रखा है 0 1 2 3 4, योग मॉडुलो +5 तथा गुणन मॉडुलो गुणा 5 के लिए क्रम विनिमय वलय है। ये सिद्ध करना है ये क्रम विनिमय वलय है क्या? क्या ये वलय पूर्णांक के प्रांत है? ये बताना है क्या ये पूर्णांक के प्रांत है क्या? पूर्णांक के प्रांत क्या होता है? क्रम विनिमय तत्सम की शून्य के भाज्य को रहित, ये बताना है। तो प्रमाण में अपने को z5 + 5 डॉट 5 दे रखा है, और ये z5 क्या होता है अपने को पता है? 0 1 2 3 4। तो 0 1 2 3 4 ये z5 के एलिमेंट ही तो है, +5 डॉट 5। अब हमें सर्वप्रथम इसको सिद्ध करना है। या r दे रखा है तो r ले लेते हैं इसको। तो r + 5 डॉट 5 को वलय सिद्ध करेंगे। ये दोनों r बराबर z5 ही तो है, इसको हम वलय सिद्ध करेंगे। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? ध्यान से देखना। तो r1 में प्रूफ करते हैं r + 5 क्रम विनिमय समूह है। वलय की क्या परिभाषा होती है अपने पास? वलय की क्या परिभाषा होती है? r प्लस डॉट वलय होगा r प्लस क्रम विनिमय ग्रुप r डॉट समी समूह और 2 बंटनता। तो r1 में प्रूफ करते हैं r + 5 क्रम विनिमय समूह है।
तो संक्रिया +5 के लिए आर की संक्रिया सारणी बनाते हैं। ऑपरेशन +5 है उसके लिए क्या बनाते हैं, आर की ऑपरेशन टेबल या संक्रिया सारणी बनाते हैं। तो यहाँ पे +5 लिख दिया, यहाँ पे पहले 2 लाइन खींच ली और यहाँ पे +5 लिख दिया, इधर 0 1 2 3 4 लिख दिया, इधर भी 0 1 2 3 4 लिख दिया। अब 0 में 0 को ऐड किया 0 आ जाएगा, 0 में 1 को ऐड किया 1 आ जाएगा, 0 में 2 को 3 2 आ जाएगा, और 0 में 3 को 3 और 0 में 4 को ऐड किया तो 4 आ जाएगा। अब 1 को 0 में ऐड करते हैं तो 1 आ जाएगा, इसी प्रकार 2 में 1 को ऐड करते हैं तो 2 आ जाएगा, और 1 में 2 को 3 और 1 में 3 को 4 और 1 में 4 को ऐड करेंगे तब 5 आएगा, और 5 का भाग लग जाएगा तो शेष फल बचेगा, या 5 में से 5 घटा देंगे, जो बचेगा वो लिख देंगे, या 5 में 5 का भाग दे देंगे, शेष फल लिख देंगे। इसी प्रकार ये सारणी बन जाएगी आपसे 2 में 0 जोड़े 2 और 2 में 1 जोड़ो 3 और 2 में 2 जोड़ो 4 और 2 में 3 जोड़ो 5, 5 में 5 का भाग लग गया, शेष फल 0 और 2 ये 6 हो गया, 6 में 5 का भाग लग गया, शेष फल 1 हो गया। इसी प्रकार ये एलिमेंट लिखा जा सकता है। अब इस सारणी की खास बात, अगर ये ग्रुप की संक्रिया सारणी है तो हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, ग्रुप की संक्रिया सारणी की खास बात होती है इसकी प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में प्रत्येक अवयव एक और केवल एक ही बार आता है, रिपीट होता ही नहीं है। तो उपर्युक्त संक्रिया सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि हम जानते हैं कि ग्रुप की संक्रिया सारणी की प्रत्येक पंक्ति व प्रत्येक स्तंभ में प्रत्येक अवयव एक और केवल एक ही बार आता है। तो सीधा ही हो गया, ये R+5 ग्रुप है। अब आपने को R10 समवर्ता, साचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम, क्रम विनिमयता ये सारी देखने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा ये ग्रुप प्रूफ हो गया इस स्टेटमेंट के द्वारा। तो इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है, अतः R+5 ग्रुप है। अब ये सारणी, ये मुख्य विकिरण बोलते हैं इसको, ये लाइन खींची हुई इसको बोलते हैं मुख्य विकिरण। इस मुख्य विकिरण के सापेक्ष सम्मित है। सम्मित किसे कहते हैं, अगर इसको हम यहाँ से कैंची से काट लें और इसको इसके ऊपर रख दें या इधर वाले को इधर रखेंगे तो ये 4 इसके ऊपर जाता है, ये 0 इसके ऊपर जाता है, ये 1 इसके ऊपर, 2 इसके ऊपर जाता है, ये 0 इसके ऊपर जाता है, ये 4 इसके ऊपर जाता है, ये 3 इसके ऊपर, ये 2 इसके ऊपर, ये 1 इसके ऊपर है। तो ये सम्मित बोला जाता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, इधर देखो 3 4 0, 3 4 0, 0 1 है, और ये 0 1 इस तरफ भी, इधर 2 है, इधर 2 है। तो ये बॉर्डर लाइन हो गई। इसके इस तरफ एलिमेंट और इस तरफ एलिमेंट क्या है, सेम है ना, समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है सारणी मुख्य विकिरण के सापेक्ष सम्मित है, अतः +5 संक्रिया क्रम विनिमय है, अतः R+5 क्रम विनिमय ग्रुप है। अब कोई कहते हैं इस मुख्य विकिरण के सापेक्ष सम्मित होने से क्रम विनिमयता का कैसे पता चलता है, तो ध्यान से देखिए। अब 4 में 3 जोड़ते हैं, ध्यान से देखिए, 4 में 3 जोड़ेंगे तो इसकी सीध में कहाँ पे देखेंगे बताइए, यहाँ पे देखेंगे। 4 में 3 जोड़ेंगे कितने आएंगे, 2, वैसे 7 आएंगे, 5 का भाग लग जाएगा और 2 शेष बच जाएगा। अब 3 में 4 जोड़िए, 3 में 4 जोड़ेंगे तो आप कहाँ पे आएंगे, 3 में 4 जोड़ेंगे यहाँ पे आएंगे। तो ये 2 इस तरफ मिला, ये 2 इस तरफ मिला, तो दोनों इस तरफ ऐसे मिल रहे हैं ना, तो मुख्य विकिरण के एक इधर मिल रहा है। तो ये मुख्य विकिरण के सापेक्ष सम्मित हो गई। तो R+5 संक्रिया क्रम विनिमय ग्रुप है। अब R2 में R.5 समी समूह है। क्या समी समूह में 2 ही चीजें देखनी होती है अपने को, समवर्तता और साचर्यता। समवर्तता और साचर्यता, तो समवर्तता का मतलब 2 संख्याओं गुणा उसी समूह में विद्यमान है क्या, जिस समूह में से वो अवयव लिए गए हैं। तो .5 या गुणा 5 संक्रिया लिखी हुई है, इधर 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अब 0 को 0 से गुणा किया 0, 0 को 1 से गुणा किया 0, ऐसे करके ये सारे 0 आ जाएंगे। अब 1 को 0 से गुणा किया 0, 1 को 1 से 1 और 1 को 2 से 2, और ऐसे करते यहाँ पे 1 को 4 से 4। अब 2 को 0 से 0 आ गया, और 2 को 1 से 2, और 2 को 2 से 4, 5 से छोटा है तो ऐसे लिखा जाएगा 4, और 2 को 3 से 6 है, 5 का भाग लग गया, 1 शेष फल बच गया, और 2 को 4 से गुणा किया 8 और 5 का भाग लग गया, शेष फल 3 बच गया। तो ये सारणी आ जाती है ऐसे। अब इस सारणी में प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक स्तंभ में प्रत्येक एक और केवल एक ही बार है क्या, नहीं है। देखो यहाँ पे 0 रिपीट हो रहे हैं, तो ये 0 के अलावा यहाँ पे क्या है, क्रम विनिमयता मिल जाएगी, समवर्तता मिल जाएगी, साचर्यता संख्याओं गुणन साचर्यता का पालन करता है, क्रम विनिमय मुख्य विकिरण के सापेक्ष सम्मित होगी तो क्रम विनिमयता भी मिल जाएगी, लेकिन प्रतिलोम नहीं मिलेगा। तत्समक भी मिल जाएगा। तत्समक कैसे है, ये सारणी की द्वितीय पंक्ति, तत्समक निकालने का तरीका ध्यान से देखिए। सारणी की द्वितीय पंक्ति सबसे ऊपरी पंक्ति के समान है, ये द्वितीय पंक्ति इसके समान है,
और द्वितीय स्तंभ सब बाईं ओर के स्तंभ के समान है। तो इसमें ये द्वितीय पंक्ति और ये द्वितीय स्तंभ इसके समान है, तो ये जो 1 है वो गुणा के लिए तत्समक हुआ। अब 0 को किससे गुणा करें कि 1 आ जाए, 0 को किससे गुणा करें कि 1 आ जाए, तो 0 का प्रतिलोम नहीं है, देखो तो इसमें प्रतिलोम नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्षेत्र तो बन ही नहीं सकता। तो उपयुक्त सारणी निम्न, यानी सारणी निम्न है, ये सारणी हमने बनाई ली। उपयुक्त सारणी के लिए अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिलोम के अलावा सभी विगृहीतों का पालन करता है। तो यहाँ पे प्रतिलोम नहीं है, तत्समक भी आ जाएगा। तो यानी शून्य का प्रतिलोम नहीं, और सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है, तो यह क्रम विनिमय है। अतः R+5.5 क्रम विनिमय वलय है। क्या हो गई? क्रम विनिमय वलय हो गई, ठीक है। क्योंकि संख्याएं योग और गुणा के सापेक्ष बंटन गुणधर्म का पालन करती है। ये लाइन और आपको लिखनी है। ये पूर्णांक के प्रांत है क्या? अब ये देखना है। तो ये पूर्णांक के प्रांत है, क्योंकि दो संख्याओं का गुणन तभी शून्य होगा जब कम से कम एक शून्य हो। अब पीछे सारणी आई है, तो कोई भी दो संख्या गुणा 0 कब है? जब 1 0 है, तभी तो हुई है। पीछे सारणी में हम देख चुके हैं। तो ये पूर्णांक के प्रांत है। आपको यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, ध्यान देना। ये संख्याओं का गुणन है, वो बंटन योग और गुणन के सापेक्ष संख्याएं बंटन गुणधर्म का पालन करती है। ये लाइन आपको ऐड करनी है। तो ये क्रम विनिमय वाला हो जाएगा। लेकिन ये पूर्णांक के प्रांत भी है। क्यों? क्योंकि दो संख्याओं का गुणा 0 कब होता है? जब 1 0। तो सारणी में पता है हमने को 2 को गुणा 0 कब आ रहा है? जब 1 0 कम से कम हो। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि m+n√2 जहाँ पे mn बिलोंग्स टू z है, प्रकार की वास्तविक संख्याएं, इस प्रकार की वास्तविक संख्याएं या इस प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का योग और गुणा के लिए एक वलय है। क्या यह वलय क्षेत्र है? क्या यह वलय क्षेत्र है? क्या ये बताना है अपने को। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए m+n√2 प्रकार की वास्तविक संख्याओं का समुच्चय संख्याओं के योग और गुणा के लिए एक वलय है। क्या यह वलय क्षेत्र है? क्या इस प्रकार की वास्तविक संख्या है जहाँ पे m और n तो पूर्णांक है। अब पूर्णांक को √2 से गुणा करने पर अपने को पता है यहाँ पे अपरिमेय आ जाएगी, अपरिमेय में ये जोड़ेंगे तो ये अपरिमेय आ जाएगी, और अपरिमेय वास्तविक तो होती है, ठीक है। तो ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का योग और गुणा के सापेक्ष वलय है। और क्या ये वलय क्षेत्र है, ये बताना है अपने को। तो हम यहाँ पे प्रमाण या प्रूफ करते हैं और इसको g मान लिया। g में क्या है? m+n√2 टाइप के एलिमेंट ले लिए हमने। m+n√2 प्रकार के एलिमेंट ले लिए, जहाँ पे m और n क्या है? पूर्णांक है। तो m+n√2 प्रकार की संख्याएं इस g में m और n z में से लिए गए। अब ये जो भी पूर्णांक, ये जो भी वास्तविक संख्या हुई, वास्तविक संख्या में तो यहाँ पे √3 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता है, √5, इसके अलावा बहुत सारी संख्या होती है वास्तविक में। तो ये तो वास्तविक का एक हिस्सा मात्रा है, इसलिए स्पष्ट है कि ये खाली नहीं है, क्योंकि m और n के मान बहुत सारे आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये वास्तविक ही आएगा। तो g इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ r, ये अपने को पहले बताना है। g इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ r। अब हम इसको g+ को क्या सिद्ध करेंगे? वलय सिद्ध करेंगे। वलय सिद्ध करने के लिए g+ क्रम विनिमय समूह दिखाएंगे और g. साम्य समूह और दो बंटनता दिखाएंगे। 9 गुणधर्म को सत्यापित करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट रूप से चलते हैं। कैसे? कि हमें यह बताया हुआ कि g+r+ का, ये हमने पढ़ा हुआ पहले, g+r+ का उप समूह होगा यदि g(r) का अरिक्त उप समुच्चय है और x और y g में है, तो x - y भी g में होगा। तो ये इसका उप समूह होने के कारण खुद समूह हो जाएगा। समूह होते ही 4 चीजें आएगी इसमें, समवर्ता, साचर्य, तत्समक, प्रतिलोम। ये अपने को प्रूफ नहीं करनी पड़ेगी, 1 by 1 सीधा ही लिख सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट का हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं, ध्यान देना है। तो इस स्टेटमेंट का हम यूज यहाँ पे करेंगे, ध्यान देना। g+r+ का उप समूह होगा यदि g अरिक्त उप समुच्चय r का और x y g में, तो x - y g में होगा। इस वजह से उप समूह हो जाएगा, और उप समूह खुद समूह होता है। समूह का मतलब समवर्ता, साचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम, ये 4 चीजें आ जाती है। तो यहाँ पे अरिक्त उप समुच्चय तो दिखा दिया। अब x बराबर क्या ले लिया? m1+n1√2 ले लिया, g में है, और y बराबर m2+n2√2 प्रकार की संख्या मान ली g में, जहाँ पे m1 n1 m2 n2 z में से लिए गए हैं। अब इनको जोड़ते हैं तो समवर्ता में r10 में समवर्ता ही है, तो आती है r10 में। तो ये समवर्ता ले लिया हमने। x + y बराबर m1+n1√2 प्लस m2+n2√2। तो इन दोनों को जोड़ दिया तो m1+m2, ये कैपिटल M1 मान ली।
और n1 प्लस n2 को कैपिटल N1 मान लिया। ठीक है, ये √2 कॉमन ले लिया, तो ये m1 प्लस n1 √2 प्रकार की संख्या होगी, ये g में होगी, क्योंकि ये जो m1 है वह पूर्णांक है और n1 भी क्या है, पूर्णांक है। अब यदि हम g को r का उपसमूह सिद्ध कर देंगे तो ये समरूपता तो आ गई अपने पास है ना। उसके बाद में हम क्या करते हैं, समरूपता को हमने सिद्ध करके दिखा दिया है। तो यदि g को r का उपसमूह सिद्ध कर दें तब से सभी अभिक्रिया स्वतः सिद्ध हो जाएगी। तो हम g को r का उपसमूह सिद्ध करेंगे, तो x माइनस वाई कर देते हैं। x माइनस वाई है उपसमूह की डेफिनेशन के अनुसार, तो m1 प्लस n1 √2 माइनस m2 प्लस n2 √2। तो m1 में से m2 घटाई, इसको यहाँ पे लिख लिया साथ में, और n1 √2 और n2 √2 इसको यहाँ पे लिख लिया, √2 कॉमन ले लिया। अब ये x मान लिया और ये y मान लिया, ये y मान लिया, ये √2 लिख ही दिया। तो x बराबर क्या, m1 माइनस m2 z में है और y बराबर n1 माइनस n2 भी z में। दो पूर्णांकों का घटाव भी सदैव एक पूर्णांक होता है, और ये g में है, g में। ठीक है, g में किस वजह से है, क्योंकि ये पूर्णांक हुआ इस वजह से है। अतः g प्लस क्रम विनिमय समूह r प्लस का उपसमूह है। r प्लस r क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक उल्लेख कर रखा है, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्रम विनिमय होता है ना। तो ये क्रम विनिमय समूह r प्लस का उपसमूह है, अतः g प्लस b क्रम विनिमय समूह है। अर्थात r10, r11, r12, 13, 14 सिद्ध हुई, साथ में ही सिद्ध हो गई। तो ये g प्लस क्रम विनिमय समूह हो गया। तो अब हम प्रूफ करेंगे r डॉट समूह समूह है। r डॉट को क्या, समूह समूह, तो उसके लिए समरूपता साचर्यता, तो r20 समरूपता लिखी हुई है गुणन के लिए। तो एक्स वाई ले लिया, एक्स वाई गुणा के लिए करते हैं, तो m1 प्लस n1 √2 और m2 प्लस n2 √2, m2 प्लस n2 √2 ले लेते हैं, इनको गुणा करते हैं, m1 इंटू m2 और m1 n2 √2 आ जाएगा, और n1 m2 √2 और n1 इंटू n2 √2 इंटू √2 2 आ जाएगा। तो अब √2 वाला पार्ट साथ में लिख लेते हैं, उसमें से √2 कॉमन ले लेंगे, ये साथ में लिख लिया, और बिना रूट वाला ये पार्ट यहाँ पे लिख लिया। इसको m2 मान लिया और ये n2 मान लिया कैपिटल में, और ये √2, ये g में होगा क्योंकि पूर्णांकों का गुणा प्लस योग है वह भी पूर्णांक होता है। तो ये समरूपता आ गई। अब साचर्यता r21 है, संख्याओं का गुणन साचर्य नियम का पालन करता है, साचर्य नियम का पालन करता है, और योग और गुणन के सापेक्ष बंटन गुणधर्म का भी पालन करता है। तो बंटन गुणधर्म का भी पालन करता है, तो r31 और 32 दोनों भी साथ में हो गई, अतः g प्लस डॉट क्रम विनिमय वलय है। तो क्रम विनिमय वलय अपनी सिद्ध हो गई, संख्याओं का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है ना, तो क्रम विनिमय वलय हो गई। अब तत्समक देख लेते हैं, तत्समक क्या है, ई ले लिया, ई को हम ये ले लेते हैं 1 प्लस 0 √2, तत्समक ये है, ई बराबर 1 प्लस 0 √2 जी में है, सच दैट है, और ये एक जेड का है, 1 इंटू एक्स से गुणा करते हैं हम, 1 इंटू एक्स, ये एक ई एक ही तो हो गया एक तरह से, 1 इंटू एक्स बराबर एक्स है, एक्स इंटू 1, इसको एक लिखा जा सकता है, या ई इंटू एक्स बराबर एक्स है, एक्स इंटू ई, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये तत्समक आ गया। तो क्रम विनिमय तत्समक की वलय है। अब प्रतिलोम है क्या, ये अपने को देखना है। तो प्रतिलोम को और देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो प्रतिलोम के लिए हमने मान लिया, माना किसी अशून्य x बराबर m प्लस n √2 का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी तत्समक एक आ जाए, किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वो x मान लिया, तो x के लिए 1/x होगा ताकि गुणा 1 आ जाए। तो x के लिए 1/x, इस x के लिए 1/x अर्थात x इनवर्स क्या होगा, उस 1/x को निकालते हैं हम। तो 1/x यानी m प्लस n √2। अब नीचे अंश बटा हर में अंडर रूट रहेगा नहीं, तो इसका परिमेयकरण करने के लिए क्या कर देते हैं, m माइनस n √2 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देते हैं। तो इनको गुणा कर देते हैं, ऊपर तो m माइनस n √2 आ जाएगी, नीचे ये गुणा होगी तो क्या आएगी, m² माइनस 2n² आ जाएगी। इसको लिखा जा सकता है m/m² माइनस 2n² प्लस माइनस n/m² माइनस 2n² √2। ये m डैश ले लिया, ये n डैश, ये √2 इज नॉट बिलोंग्स टू जी, ये जी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक होंगे तभी ये जी में आएगा। m डैश है वो m/m² माइनस 2n² डज नॉट बिलोंग्स टू जेड इंटीजर, और n डैश इज n डैश ये है, वह भी इट इज आल्सो डजंट बिलोंग्स टू जेड।
अब ये इसका मतलब ये क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम का ये 1/x एलिमेंट है वो जी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। x के लिए 1/x यहाँ पे है ही नहीं। तो जहाँ पे फेल होता है मामला, जैसे किसी सब्जेक्ट में कोई रह जाता है तो उसको पूछते हैं कौन से में रहा, तो उस हिसाब से यहाँ पे एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल में m+n√2 मान लिया, 3+1√2। तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर लिया, m का मान तो 3 रख दिया, नीचे m² - n² कर दिया। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 2 इंटू 1 है, n का मान तो √2 के गुणा में है, वही तो 1 है n का मान, तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो ये 9 में से 2 गया नीचे 7 आ जाएगा। तो ये तो आएगा आपका, ये 3/7 आ जाएगा और ये -n, तो n का मान कितना अपने पास 1 है, तो -1/7 √2 गुणा में रह जाएगा। ये जी में नहीं है क्योंकि 3/7 और 1/7 पूर्णांक नहीं है, अतः जी प्लस डॉट क्षेत्र नहीं है। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 हो जाता है पूरा। तो इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे लाइक व शेयर करना न भूलें। टिल देन जय श्री राम, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगेन टिल देन जय श्री राम, आपका दिन मंगलमय हो।